नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आप लगातार हमारे साथ यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज ये आपका 20वां प्रैक्टिस सेट है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी और यूपी जीके आपके यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्जाम पैटर्न है वहां पर 35 नंबर का पूछा जाता है और हम 35 में 35 की तैयारी करने का सपना लेकर चलते हैं, टारगेट लेकर चलते हैं। जब आप सपना देखेंगे, जब आप टारगेट सेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसको अचीव भी कर पाएंगे। तो उस बारे में सोचना और समझना और प्रयास करना तीनों जरूरी हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की, इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। यूपी जीके और कंप्यूटर का अलग से बना है, लोअर पीसीएस का अलग से है और फॉरेस्ट गार्ड का अलग से है, पीईटी का अलग से है। तो इन सब में से आप जिसमें जुड़ना चाहें वहां पर जुड़कर ये पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी सहायक बोरिंग तकनीशियन की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू प्रकाशन की है। इस बुक में आपको आपके नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं और यहां पर यह बुक है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। पूरा एग्जाम पैटर्न आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे और सबसे अच्छी बात यह है यहां पर कि आपको यहां पर 5 ऑप्शन वाला पैटर्न मिलने वाला है, जो सामान्यतः अन्य बुकों में अभी नहीं मिल रहा है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का, फोकस दूरी क्या, एसआई इकाई क्या है, आपसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। सभी 100 प्रश्नों की यहां पर आंसर की दी गई है, उसके बाद व्याख्या सहित उत्तर भी दिए गए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होती है। दूसरे प्रश्न का सही आंसर बी है और यहां पर बताया गया है कि घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है, विस्थापन का मीटर होता है और यह भी बताया गया है कि सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 1 जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। तो ये आपके नए सिलेबस पैटर्न पर आधारित किताब है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप नजदीकी बुक स्टॉल से भी जाकर ये किताब खरीद सकते हैं। यूपीजी के कंप्यूटर प्रैक्टिस ये शुरू करने वाले हैं और पहला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के विकास और उनके अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ग्रेस हापर ने A0 सिस्टम विकसित किया था, जिसे दुनिया का पहला कंपाइलर माना जाता है, जिसने अंग्रेजी जैसे शब्दों को मशीन कोड में बदलने की शुरुआत की। दूसरा कथन है कि चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में इनपुट के लिए पंच कार्ड के उपयोग की परिकल्पना की गई थी, जो जैकार्ड लूम से प्रेरित थी। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, यह आपसे पूछा गया है और आपके ये दोनों कथन सत्य हैं। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक ग्रेस हॉपर ने 1951-52 में यूनिवैक 1 के लिए A0 सिस्टम का आविष्कार किया था। यह पहला प्रोग्राम था जिसने एक प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में कंपाइल किया। चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन 1837 में प्रोग्राम और डेटा इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का विचार शामिल था। बेबेज ने यह विचार जोसेफ मैरी जैकार्ड द्वारा 1801 में आविष्कृत जैकार्ड लूम कपड़ा बुनने की मशीन से लिया था। ग्रेस हॉपर ने बाद में कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि लेजर प्रिंटर के आविष्कारक कौन है, जिन्होंने 1969 में जेरॉक्स कंपनी में काम करते हुए एक कॉपियर मशीन को संशोधित करके इस तकनीकी का विकास किया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गैरी स्टार्कवेदर। गैरी स्टार्कवेदर ने 1969 में जेरॉक्स के अनुसंधान केंद्र में काम करते हुए लेजर प्रिंटर का आविष्कार किया था। उन्होंने जेरॉक्स कॉपियर में एक लेजर बीम का उपयोग करके डिजिटल इमेज को सीधे प्रिंट करने की तकनीकी विकसित की, जिसे बाद में 1977 में जेरॉक्स 9700 के रूप में व्यावसायिक तौर पर लॉन्च किया गया था। तो 1977 में लॉन्च किया गया था। डगलस एंगलवर्ड ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल संचार के संदर्भ में इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 प्रोटोकॉल दिए हैं। एक है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्य रूप से क्लाइंट से सर्वर तक, एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। क्या यह सही है?
दूसरा है IMAP, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल सर्वर में ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है और यह उपयोगकर्ताओं को ईमेल डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ही ईमेल प्रबंधित करने की अनुमति देता है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। SMTP क्या है? यह एक पुश प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग संदेशों को भेजने के लिए किया जाता है। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 या 587 होता है। IMAP की बात करें तो यह एक पुल प्रोटोकॉल है, POP3 के विपरीत। IMAP क्लाइंट को मेल सर्वर पर मेल पढ़ने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है, जिससे कई डिवाइसों से एक ही ईमेल अकाउंट को सिंक करना संभव होता है। पोर्ट 143 का उपयोग करता है और सुरक्षित कनेक्शन के लिए यानी कि एन्क्रिप्टेड के लिए 993 का उपयोग करता है। दोनों कथन तकनीकी रूप से पूरी तरीके से सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड शोध प्रबंध आप पुस्तक लिखते समय साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी, उद्धरण और ग्रंथ सूची जोड़ने का विकल्प किस विशिष्ट टैब के अंतर्गत पाया जाता है? तो टैब और फंक्शन से रिलेटेड प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा सी, रेफरेंस टैब। MS वर्ड में रेफरेंस टैब विशेष रूप से अकादमिक शोध और पेशेवर दस्तावेज तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस और इंडेक्स जैसे महत्वपूर्ण कमांड ग्रुप होते हैं। इंसर्ट टैब का उपयोग चित्र, टेबल, हाइपरलिंक और हेडर फुटर जोड़ने के लिए किया जाता है, न कि ग्रंथ सूची बनाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल के इतिहास और शॉर्टकट कुंजियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, 5वां आपका इनमें से कोई नहीं है। इन चारों में से कौन सा असत्य है ये आपसे पूछा गया है। असत्य कथन की बात करें तो सी है। MS एक्सेल में वर्तमान डेटा रेंज के आधार पर उसी वर्कशीट में एक नया चार्ट डालने के लिए F11 कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो F11 कुंजी का उपयोग उसी वर्कशीट में नहीं बल्कि नई चार्ट शीट में चार्ट बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। डैन ब्रिकलिन द्वारा विकसित VC कैल्क को पर्सनल कंप्यूटर के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम माना जाता है। MS एक्सेल में किसी सेल को एडिट मोड में लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी F2 का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये वाला चिन्ह शॉर्टकट का उपयोग सेल में जनरल नंबर फॉर्मेट लागू करने के लिए किया जाता है। तो इस चिन्ह को टिल्टेड साइन कहते हैं और ये सामान्यतः आपके कीबोर्ड के एस्केप बटन के नीचे 1 नंबर के लेफ्ट साइड होता है। F11 कुंजी डेटा रेंज के आधार पर चार्ट बनाती है, लेकिन यह उसी वर्कशीट में नहीं बल्कि एक नई चार्ट शीट में चार्ट बनाती है। यदि आपको उसी वर्कशीट के अंदर चार्ट बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी Alt प्लस F1 का प्रयोग किया जाता है। VC कैल्क 1979 वास्तव में Apple II के लिए जारी किया गया पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था जिसने कंप्यूटर को एक बिजनेस टूल बना दिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनके संस्थापकों को सुमेलित करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर। टेलीग्राम के पावेल डुरोव हैं, ट्विटर के जैक डॉर्सी हैं और इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रॉम हैं और व्हाट्सएप के जॉन कॉम हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्हाट्सएप 2009 में जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे बाद में फेसबुक कंपनी ने खरीद लिया। 2013 में रूसी भाइयों पावेल डुरोव और निकोलाई डुरोव द्वारा लॉन्च किया गया था क्या? टेलीग्राम। 2010 में केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर द्वारा बनाया गया था इंस्टाग्राम, जिसे बाद में मेटा फेसबुक ने खरीद लिया। ट्विटर अब एक्स 2006 में जैक डॉर्सी, विज स्टोन, इवान विलियम्स और नूह ग्लास द्वारा स्थापित किया गया था, बाद में जिसे एलन मस्क ने खरीद लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच मूलभूत अंतर के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। मशीन लर्निंग में डेटा से फीचर्स को मैनुअल रूप से निकालने की आवश्यकता होती है, जबकि डीप लर्निंग कृत्रिम तांत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके स्वचालित रूप से फीचर्स निकालती है। मशीन लर्निंग क्या है? पारंपरिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को सीखने के लिए अक्सर एक मानव विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है जो डेटा से महत्वपूर्ण फीचर्स विशेषताओं को
मैनुअल रूप से परिभाषित और निकाल सके। डीप लर्निंग क्या है? यह एमएल का एक उप समूह है जो कई परतों वाले कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है। यह कच्चे डेटा यानी कि रॉ डेटा से सीधे अपने आप पैटर्न और फीचर्स को स्वचालित रूप से सीख लेता है। डीप लर्निंग को भारी मात्रा में डेटा और उच्च कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, ना कि कम डेटा की। तो जो आजकल आप चैट जीपीटी, जेमिनी और डीप सीक ये सारी एआई पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास, ये सब जीपीयूज पे काम करती हैं और बहुत सारे जीपीयू लगते हैं एक एआई मॉडल तैयार करने में, लाखों की संख्या में। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के इतिहास में प्लान कैलक्यूएल को दुनिया की पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है। इसका विकास 1940 के दशक में किस जर्मन वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर कोनराड ज्यूस ने। जर्मन सिविल इंजीनियर और कंप्यूटर पायनियर कोनराड ज्यूस ने 1943 से 1945 के बीच में प्लान कैलक्यूएल नामक प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था। इसे दुनिया की पहली उच्च स्तरीय और गैर वान न्यूमैन प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है। ज्यूस ने इस भाषा का उपयोग अपने द्वारा बनाए गए Z4 कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए किया था। डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था। याद रखिएगा, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक मोबाइल और टैबलेट डिवाइस में उपयोग किए जाने वाले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर किस कोर पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका लिनक्स कर्नेल पर। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे निचला स्तर जो है, फाउंडेशन है, वो लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। लिनक्स कर्नेल ही डिवाइस के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, कैमरा, कीपैड, वाईफाई और ऑडियो ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। डार्विन कर्नेल जो यूनिक्स पर आधारित है का उपयोग एप्पल के iOS और मैक ओएस में किया जाता है। विंडोज एंटी कर्नेल का उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में डेटा की गिनती के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न फंक्शंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन है, 4 कथन दिए गए हैं, एक सही है। वो कौन सा है ये पूछा गया है, जो सही वाला है वो आपका बी है। काउंट ए फंक्शन किसी दी गई रेंज में उन सभी सेल्स को गिनता है जो खाली नहीं है, चाहे उनमें टेक्स्ट हो या संख्या। तो ये आपका कथन सत्य है। काउंट क्या करता है? यह फंक्शन केवल उन सेल्स की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक डेटा होता है, यानी कि नंबर्स होते हैं, डेट्स होती हैं। यह टेक्स्ट वाले सेल्स को छोड़ देता है। काउंट ए क्या है? इसका अर्थ होता है काउंट ऑल। यह फंक्शन उन सभी सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी नहीं है। इसमें टेक्स्ट, संख्या, प्रतीक या त्रुटि मान सभी शामिल होते हैं। काउंट ब्लैंक क्या है? यह फंक्शन केवल पूरी तरह से खाली सेल्स की गिनती करता है, शून्य वाले सेल्स की नहीं गिनती करता है। काउंट इफ की बात करें तो यह एक शर्त, सिंगल कंडीशन के आधार पर गिनती करता है। एक से अधिक शर्तों के लिए काउंट इफ एस का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और उनके डिफॉल्ट पोर्ट के नंबरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनको सुमेलित करें। ठीक है, तो 4 दिए गए हैं आपको, इनको सुमेलित करना है। HTTP किस पर कार्य करता है, HTTPS किस पर कार्य करता है, FTP किस पर कार्य करता है और SSH किस पर कार्य करता है। यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए। HTTP पोर्ट 80 पे काम करता है और HTTPS 443 पर काम करता है। FTP जो है वो पोर्ट 21 पर काम करता है और SSH जो है वो पोर्ट 22 पर काम करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह वेब पेजों को ट्रांसफर करने के लिए डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 80 का उपयोग करता है। HTTPS क्या है? यह सिक्योर है, तो ये डेटा को सुरक्षित एन्क्रिप्टेड रूप में से ट्रांसफर करने के लिए पोर्ट 443 का उपयोग करता है। FTP क्या है? यह फाइलों को क्लाइंट और सर्वर के बीच ट्रांसफर करने के लिए नियंत्रण कनेक्शन हेतु पोर्ट 21 का उपयोग करता है। SSH क्या है? सिक्योर शेल है, यह सुरक्षित रिमोट लॉगिन और कमांड निष्पादन के लिए पोर्ट 22 का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि बैंकिंग उद्योग में चेक को तेजी से और सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए यानी कि प्रोसेस करने के लिए MICR तकनीकी का उपयोग किया जाता है। MICR अक्षरों को प्रिंट करने के लिए विश्व स्तर पर मुख्य रूप से किस विशिष्ट फॉन्ट मानक का उपयोग करता है? तो ये 2 फॉन्ट मानक हैं आपका ऑप्शन ए में, E13V और CMC7। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यह एक इनपुट तकनीकी है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा चेक क्लियरिंग में किया जाता है।
MICR कोड आयरन ऑक्साइड युक्त विशेष चुंबकीय स्याही से मुद्रित होते हैं। दुनिया भर में MICR के लिए दो प्रमुख फॉन्ट हैं। एक है E13V जो भारत, अमेरिका, यूके आदि में प्रयोग होता है। दूसरा है आपका CMC7 जो कई यूरोपीय और दक्षिण अमेरिकी देशों में प्रयोग होता है। OCRA फॉन्ट का उपयोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन में होता है। वर्ल्ड वाइड वेब के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउजर माना जाता है, जिसे 1993 में मार्क एंड्रीसन और एरिक बीना ने नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में विकसित किया था? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, मोसैक। मोसैक इसे 1993 में इलिनॉय विश्वविद्यालय के NCSA में मार्क एंड्रीसन द्वारा विकसित किया गया था। यह पहला ब्राउजर था जिसने टेक्स्ट के साथ उसी पेज पर इमेजेस, चित्रों को प्रदर्शित किया, जिससे यह पहला लोकप्रिय ग्राफिकल ब्राउजर बना। वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो 1990 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला वेब ब्राउजर था, लेकिन यह ग्राफिकल इंटरफेस के मामले में उतना उन्नत या लोकप्रिय नहीं था। बाद में इसका नाम नेक्सस कर दिया गया था, क्योंकि यह जो www यूज करते हैं हम URL में, उसके साथ मैच कर रहा था, इसलिए इसका बाद में नाम कर दिया गया नेक्सस। बाद में मार्क एंडरसन ने ही नेटस्कैप नेविगेटर 1994 का विकास किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित सॉफ्टवेयर श्रेणियों और उनकी विशेषताओं पर विचार करें। फर्मवेयर क्या है? यह हार्डवेयर डिवाइस के रोम में स्थायी रूप से एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है जो डिवाइस को बूट करने और बेसिक इनपुट आउटपुट निर्देश प्रदान करता है, जैसे बायोस। क्या यह सही है? फ्रीवेयर की बात करें तो यह वह सॉफ्टवेयर है जो उपयोग के लिए मुफ्त उपलब्ध होता है। इसका सोर्स कोड भी उपयोगकर्ताओं को संशोधन के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है। फ्रीवेयर में सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर तो फ्री होता है। फर्मवेयर वास्तव में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक विशिष्ट वर्ग है जो डिवाइस के हार्डवेयर जैसे रोम या फ्लैश मेमोरी पर लिखा जाता है और हार्डवेयर को निर्देश देता है कि उसे कैसे काम करना है, जैसे कंप्यूटर का बायोस, वॉशिंग मशीन का सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर, माउस का सॉफ्टवेयर, जो आप डेटा केबल लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, उसका सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर बिना किसी लागत के उपयोग के लिए तो उपलब्ध होता है, जैसे स्काइप, एडोब रीडर, लेकिन इसका सोर्स कोड सार्वजनिक या संशोधनीय नहीं होता है। वह सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड संशोधन के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे आपका लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है। अगला प्रश्न है आपका कि विंडोज 10-11 ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट कुंजियों और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, यानी कि इनकरेक्ट आपको ढूंढना है और ये आपको पहचानना है इन ऑप्शन में से। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, विंडोज की प्लस आई इंटरनेट ब्राउजर को नहीं खोलता है। ये आपका सेटिंग्स को सीधे खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या? विंडोज की प्लस आई। विंडोज एल का प्रयोग है, यह आपकी स्क्रीन को तुरंत लॉक कर देता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति आपके सिस्टम का उपयोग न कर सके। विंडोज प्लस डी, यह सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप दिखाता है, दोबारा दबाने पर वापस वहीं ले जाता है। विंडोज ई, यह दिस पीसी या फाइल एक्सप्लोरर को तुरंत खोलने का शॉर्टकट की है। क्या है? विंडोज प्लस ई। अब हम बात करेंगे यूपीजीके की और यहाँ पर आपको करंट अफेयर और भी बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए और अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न है आपका कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 500 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ सैन्य ड्रोन और एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी हब स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, IIT कानपुर। एक लंबी प्रक्रिया के बाद 15 जून को रक्षा मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने IIT कानपुर में 500 करोड़ रुपए के निवेश से एक नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब की स्थापना को मंजूरी दी है। यह हब उन्नत मानव रहित प्रणालियों और काउंटर ड्रोन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप काम करेगा। यह केंद्र सेना के लिए ड्रोन के परीक्षण, डिजाइनिंग और प्रमाणीकरण के लिए देश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। अगला प्रश्न है आपका कि करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए रियल एस्टेट व औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए 2026 में यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 80 में ऐतिहासिक संशोधन किया है। इसके तहत निम्नलिखित में से क्या प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी,
मास्टर प्लान में स्वीकृत प्रोजेक्ट्स के लिए अब राजस्व विभाग से भूमि उपयोग परिवर्तन का अलग से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र 3.0 के लॉन्च के साथ रियल एस्टेट विकास की सबसे बड़ी बाधा को दूर किया है। पहले कृषि भूमि पर बिल्डर्स या उद्योगों को काम शुरू करने के लिए यूपी राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन का जटिल प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। नए अध्यादेश 2026 के अनुसार यदि किसी विकास प्राधिकरण जैसे एलडीए नोएडा के मास्टर प्लान में नक्शा पास हो गया है तो धारा 80 के तहत भू उपयोग परिवर्तन स्वचालित रूप से स्वीकृत माना जाएगा। इससे प्रोजेक्ट शुरू करने में 4-6 महीने की बचत हो जाती है। अगर एलडीए और नोएडा जैसे मास्टर प्लान नहीं पारित हुआ है तो फिर आपको 80 का उपयोग करना पड़ेगा सामान्य भूमि को बदलने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के उत्तर प्रदेश में आयोजित अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 1905 का अधिवेशन बनारस गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, 1916 का अधिवेशन लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में, 1946 का अधिवेशन मेरठ जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर कौन से सुमेलित हैं ये आपसे पूछा गया है और ये आपके सभी सुमेलित हैं। 1905 का बनारस अधिवेशन, यह अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था और इसी समय स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ, जहां गरम दल और नरम दल फिर से एक हुए और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। 1946 का मेरठ अधिवेशन, स्वतंत्रता से ठीक पहले यह अधिवेशन आचार्य जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का ऐतिहासिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एक भारतीय महिला ने की थी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कानपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वे भारतीय नहीं थी और ना ही वो अधिवेशन यूपी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र, जिनका जन्म वाराणसी के लम्हई में हुआ था, उनके द्वारा लिखा गया वह अंतिम उपन्यास कौन सा था जिसे वे अपने निधन के कारण पूरा नहीं कर सके और बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने उसे पूरा किया। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मंगलसूत्र उनका अंतिम और अपूर्ण उपन्यास था। 1936 में उनके निधन के कारण यह अधूरा रह गया था। वर्ष 1948 में उनके पुत्र और प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा करके प्रकाशित करवाया। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जो 1936 में ही प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों और उनके जन्म स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करें। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म एटा कासगंज में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था और हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ पट्टी में हुआ था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन ये हालावादी कवि माने जाते हैं। जन्म प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में हुआ था, बाद में वे प्रयागराज में रहे। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा कही जाने वाली कवियत्री का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। उन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि और तूतीय हिंद का जन्म एटा जिले के पटियाली वर्तमान कासगंज में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर बसे शहरों की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वाराणसी। गंगा नदी के बहाव की दिशा उद्गम से मुहाने की ओर में मुंह करके खड़े होने पर बाईं ओर का तट बायां तट कहलाता है। वाराणसी गंगा नदी के बाएं उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ गंगा नदी उत्तर की ओर बहती है, जिससे शहर इसके बाएं तट पर पड़ता है। इसके विपरीत कानपुर, मिर्जापुर और फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ गंगा नदी के दाएं तट पर बसे हुए प्रमुख नगर हैं। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के अंतर्गत ही आता है। गाजीपुर भी गंगा के बाएं तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं और उनसे संबंधित जिलों के युग्मों पर विचार करें। तो यहां पर पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं।
तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4 आपके सही सुमेलित हैं। राजघाट बांध ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर संयुक्त परियोजना है जो मुख्य रूप से ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। रिहंद बांध की बात करें तो यह सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी सोन की सहायक नदी पर बना है, जिसके जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहते हैं। माता टीला बांध, इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है और ये ललितपुर में बेतवा नदी पर बना है। कन्हार बांध यह सोनभद्र जिले में दुधनी तहसील के पास कन्हार नदी पर स्थित है, जबकि सभी युग्म सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों और उनकी स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण जी नोएडा। तो जी नोएडा आपका स्टार्ट हुआ था 1991 में। ठीक है, तो ये आपके सभी सही सुमेलित हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण राज्य की राजधानी को सुनियोजित विकास हेतु इसकी स्थापना 1974 में की गई। नोएडा यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत गौतम बुद्ध नगर में इसकी स्थापना 1976 में हुई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगे इस शहर के विकास के लिए 1977 में बना। ग्रेटर नोएडा तेजी से बढ़ते औद्योगिक विस्तार को देखते हुए जनवरी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी के प्रकारों में से किस मिट्टी को स्थानीय भाषा में करैल या कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसमें नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, काली मिट्टी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों और बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर में कुछ स्थानों पर काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में करैल, कपास की मिट्टी या रेगुर कहा जाता है। ये मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और ये कपास, चना और सोयाबीन की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। राकर, परवा, लाल और भोंटा बुंदेलखंड की अन्य स्थानीय मिट्टियां हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, किस जिले में स्थित है और इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी, 1987-88। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित तराई क्षेत्र का हिस्सा है। 1970 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1987-88 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बनाया गया। यहाँ विशेष रूप से बाघ, तेंदुए और दुर्लभ बारहसिंगा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR, ये कानपुर में स्थित है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IBRI, ये आपका इज्जत नगर बरेली में स्थित है, ये भी सही है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI, ये लखनऊ में है, ये भी सही सुमेलित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI, ये आपका मथुरा में नहीं बल्कि आपका ये झांसी में स्थित है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मथुरा मखदुम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न ऐतिहासिक नगरों और उनके प्राचीन पुराने नामों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कन्नौज का नाम महोदय श्री या कान्यकुब्ज बिल्कुल सही है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, आपके चारों ऑप्शन सही है। कन्नौज इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में इसे कान्यकुब्ज और हर्षवर्धन के समय महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ ताला नगरी, अलीगढ़ का पुराना ऐतिहासिक नाम कोल या कोइल था, इसे हरिगढ़ भी कहा जाता है। कपिल वस्तु की बात करें तो सिद्धार्थनगर जिले के पीपर हवा नामक स्थान को ही पुरातात्विक दृष्टि से प्राचीन कपिल वस्तु माना जाता है। फर्रुखाबाद की बात करें तो महाभारत कालीन प्रसिद्ध नगर कांपिल्य द्रौपदी का मायका वर्तमान में फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। अतः सभी युग्म आपके सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज और शहरी प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, जिनमें 17वां नगर निगम शाहजहांपुर 2018 में सृजित हुआ। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है, जिसमें सब शीर्ष पर क्षेत्र पंचायत होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो केवल एक सही है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 17 नगर निगम है। 2018 में शाहजहांपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया, जो 17वां है। 16वां वृंदावन, मथुरा और 15वां अयोध्या था। कथन दो असत्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1961 से लागू है, लेकिन सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होती है, जिसके नीचे मध्य क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायतें 1947 के अधिनियम से संचालित होती हैं, जबकि क्षेत्र और जिला पंचायतें यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के तहत कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन असत्य है। बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को स्पर्श करती है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है, ये तो सही है। और नेपाल को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 9 है, जो कि गलत है। संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, ये भी सही है। तो यद्यपि उत्तर प्रदेश एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो 579 किलोमीटर लंबी है, लेकिन नेपाल को स्पर्श करने वाले यूपी के जिलों की संख्या 7 है। और इन जिलों के नाम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार मुख्य रूप से राज्य के किन जिलों में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपका मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत की एक प्रमुख अत्यंत प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में है। उत्तर प्रदेश में यह पर्वत श्रृंखला बुंदेलखंड और बिंद बघेलखंड क्षेत्र में फैली हुई है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा और चित्रकूट जिले आते हैं। सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में इसी श्रृंखला का हिस्सा कैमूर पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। यह क्षेत्र खनिजों जैसे चूना पत्थर और पठारी भूमि के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विधु भूषण मलिक या बीबी मलिक थे, जिन्होंने 1947 से 1955 तक कार्य किया। अगर आज़ादी से ठीक पहले भारतीय की बात की जाए तो सर शाह मोहम्मद सुलेमान 1932 और कमलाकांत वर्मा 1946 से 47 चीफ जस्टिस रहे थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में पहले बीबी मलिक थे। सर वाल्टर मॉर्गन 1866 में स्थापित आगरा उच्च न्यायालय, जो बाद में इलाहाबाद स्थानांतरित हुआ, कि पहले ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश थे। बिशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त हैं, जो 1970 में बने थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहारों और उनकी स्थापना वर्षों घोषणा वर्ष को सुमेलित करें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए है, सभी सही सुमेलित है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अब इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य है। समसपुर पक्षी विहार की बात करें तो यह रायबरेली जिले में स्थित है और इसे 1987 में स्थापित किया गया था। सांडी पक्षी विहार यह हरदोई जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। सुराताल पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। इसे पक्षी विहार जिसे लोक नायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और ये एक गोखुर झील है और इसे अब रामसर स्थल भी घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियों और उनसे संबंधित क्षेत्रों जिलों को युग्मों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो सही उत्तर है आपका सी, बघेली, बांदा, महोबा, हमीरपुर। बांदा, महोबा और हमीरपुर पूरी तरह से बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है, ना कि बघेली। बघेली बोली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के रीवा से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे प्रयागराज का दक्षिण भाग, मिर्जापुर और सोनभद्र के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। भोजपुरी मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ब्रजभाषा पश्चिमी यूपी के मथुरा आगरा बेल्ट में और खड़ी बोली पश्चिमी यूपी के मेरठ सहारनपुर बेल्ट में बोली जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य विधान परिषद के गठन के संदर्भ में 100 सदस्यों के निर्वाचन मनोनयन का सही संरचनात्मक अनुपात क्या है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3 विधायकों द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा और 1/12 शिक्षकों द्वारा और 1/12 स्नातकों द्वारा और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद की संरचना इस प्रकार होती है: 1/3 सदस्य 38 यूपी में राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य 36 सदस्य यूपी में स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य 8 सदस्य यूपी में राज्य के कम से कम 3 साल पुराने स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य 8 सदस्य यूपी में राज्य के माध्यमिक स्तर या उससे ऊपर के शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। शेष 1/6 सदस्य 10 सदस्य यूपी में राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके हमें अपना स्कोर बताइएगा कि 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और आज के प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छी क्वालिटी के प्रश्न लेकर आए और वो प्रश्न लेकर आए जो सामान्यतः आपको और कहीं नहीं मिलते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है। सभी प्रश्न एग्जाम में आने की क्षमता रखते हैं, तो तैयारी अच्छे से करते रहिए और आपका रिवीजन इसी प्रकार हम करवाते रहेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जाइए, जब वीडियो का हाइप का ऑप्शन मिले तो उस वीडियो को हाइप कर दीजिए। और रही बात आज की इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सभी पीडीएफ्स बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में प्राप्त करेंगे जिनको आप प्रिंट करवाएंगे। लोअर पीसीएस की बात करें तो लोअर पीसीएस में सभी सब्जेक्ट की आपको क्विक रिवीजन थ्योरी नोट्स मिलते हैं जो प्रिंटेबल फॉर्म में होते हैं, वन लाइनर्स मिलते हैं, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज मिलते हैं। और ये कंप्यूटर का जो 35 में 35 की तैयारी वाला सीरीज हम कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ्स भी हम लोअर पीसीएस में उपलब्ध करवाते हैं। आपकी निरंतर तैयारी हम बहुत अच्छी करवाएंगे और एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे, आपसे कभी भी पल्ला नहीं झाड़ेंगे अगर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, तो हम आपके साथ निरंतर बने हुए हैं और लगातार बने रहेंगे। अगर आप VPN यूज नहीं कर पा रहे हैं और टेलीग्राम का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो कल से आपका टेलीग्राम बैन हट जाएगा और कल से आप आराम से टेलीग्राम यूज कर पाएंगे और सभी पीडीएफ्स को आसानी से देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। आपके कमेंट्स हमें ऊर्जा देते हैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।